बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम को अमेरिका गए हुए पूरे 3 बरस बीत गए थे। मैं तो इस हक में नहीं थी कि अपने इकलौते बेटे को फरंगियों के मुल्क भेज देती। मेरे दिल में यही खौफ बैठा हुआ था कि अगर नदीम अमेरिका चला गया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। वो तो मेरी मैयत को भी कंधा देने के लिए नहीं आएगा। मगर नदीम जिद लगाकर बैठ गया था। वो कहने लगा, अम्मी, आप भी जानती हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस मुल्क में मुझे अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी चीजों को तरसते ही रहेंगे। मैंने इस पर भी आमीन कह दिया था, मगर वो मेरी बात मानता ही कहाँ था। मैंने नदीम से कहा, अगर तुम बैरून मुल्क जाने की ठान ही चुके हो तो दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यूरोपियन ममालिक में जाने की इजाजत नहीं दे सकती। वो मेरा लाडला था और इकलौता भी था, इसीलिए वो अपनी जिद मनवा कर ही रहा था। 3 साल से मैं उसकी सूरत देखने को तरस गई थी। मैं हर लम्हा दुआ करती थी कि या अल्लाह, कभी तो मेरी जिंदगी में वो दिन भी आए जब मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। मैं अपनी पड़ोसनों से कहती थी कि दुआ करो मेरा बेटा वापस आ जाए, तो वो आगे से मुझे मशवरे देती कि पागल मत बनो, अपने बच्चे की जिंदगी खराब मत करो, बल्कि तुम्हें तो चाहिए कि अपने बेटे से कहो कि वो वहीं पे कोई गोरी मेम देखकर शादी कर ले। कम से कम उसका वीजा तो पक्का लग जाएगा और फिर उसके बाद वो तुम्हें भी अपने पास ही बुला लेगा। तो मैं साफ इनकार कर देती और कहती, नहीं नहीं, मुझे नहीं कोई गोरी लड़की अपनी बहू के तौर पर कबूल। मैं तो मशरकी लड़की ही ब्याहूंगी जो मुझे भी संभाले और मेरा घर बार भी देखे। मैंने अंग्रेजों को क्या करना है, उसके तो अपने ही फैशन खत्म ना होंगे। खैर, आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे नंबर पर नदीम का फोन आया था। अक्सर औकात नदीम मुझे शाम 6-7 बजे ही फोन करता था। अब मैंने सुबह सुबह जब उसका नंबर देखा तो मैं परेशान हो गई कि न जाने उसने मुझे कॉल क्यों की है। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मैंने जल्दी से उसको कॉल बैक की तो दूसरी ही बेल पर उसने मेरा फोन उठा लिया था। वो कहने लगा, अम्मी, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप ये खबर सुनते ही उछल पड़ेंगी। मैं बोली, बेटा पहेलियां मत बुझवाओ, जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तो वो कहने लगा, अम्मी, फिक्र की बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। मैं आज पाकिस्तान पहुंच आया हूं और मैं इस वक्त कराची के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया हूं। 3-4 घंटों में मैं उधर पहुंच जाऊंगा आपके पास। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी भर की दुआएं कबूल हो गई हों। मैं बोली, नदीम बेटा, तुमने कराची की सीट क्यों करवाई? तुम्हें तो हमारे शहर की टिकट करवानी चाहिए थी। तो वो बोला, अम्मी, मैं जल्द से जल्द वापस आना चाहता था और मेरी टिकट कहीं से हो नहीं रही थी। ये भी बड़े दिनों की ख्वारी के बाद मिली है। मैं बोली, बेटा चलो ठीक है, जहां मैंने इतना इंतजार किया वहां ये 4-5 घंटे मुझे क्या कह लेंगे। बस मेरी तो दुआ है कि तुम घर खैरियत से आओ। नदीम कहने लगा, अम्मी, मैं आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं हंसी और बोली, मुझे चीज़ों की कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम वापस आ जाओ, मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यही है। तो नदीम कहने लगा, अम्मी, चीज़ नहीं है, सरप्राइज है, आप जानकर बहुत खुश होंगी। अब नदीम की बात सुनकर मुझे टेंशन हो गई थी कि न जाने वो मेरे लिए क्या लेकर आया होगा। बार बार उसी तरफ ध्यान जा रहा था। आखिरकार इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो ही गई थीं और शाम 6 बजे मेरा बेटा मेरे घर पर आन मौजूद हुआ था। वो मुझे गले मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी भर की थकन उतर गई है। मैं बोली, बेटा तुम बहुत दुबले हो गए हो। तो नदीम हंसकर बोला, अम्मी, इसे दुबला होना नहीं कहते हैं, इसे स्मार्ट एंड फिट होना कहते हैं। मैंने तो जिम भी ज्वाइन किया था ताकि मैं ज्यादा बेहतर बनकर पाकिस्तान वापस जाऊं। फिर वो कहने लगा, अम्मी, अभी तो आपको सरप्राइज दिखाना बाकी है। मुझे यकीन है कि ये सरप्राइज देखकर आप खुश हो जाएंगी। मैं हंसी और बोली, अच्छा बाबा, लाओ अपना सरप्राइज भी दिखा ही दो अब, जिसकी तुम मुझसे इतनी पहेलियां बुझवा रहे हो। मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी, आपका सरप्राइज गाड़ी में पड़ा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम ले आओ। थोड़ी देर बाद जब मेरा बेटा वापस आया तो उसने हाथ में एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लड़की अंग्रेज थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं बोली, बेटा ये लड़की कौन है? तो मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी, ये आपकी बहू है और मेरी बीवी है। आप बताएं, आपको ये लड़की कैसी लगी? मैं अपने बेटे की बात सुनकर तंग रह गई थी। उमूमन ऐसा ही होता है, जो भी लड़का बाहर जाता है वो वापसी पर एक आध गोरी ही लेकर आता है। लेकिन फिक्र की बात यह थी कि जो लड़की मेरे रूबरू खड़ी थी वो बहुत ही कम उम्र से थी। उसकी उम्र तो शादी वाली बिल्कुल भी ना लगती थी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इसकी उम्र कितनी है? तो मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी, इसकी उम्र अभी बहुत कम है और अमेरिका का कानून हमें शादी करने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था।
हमने छुप छुपा के ये निकाह कर लिया है। एक मौलवी को घर पर बुलाया और निकाह करवा लिया। हम यहाँ भी बड़ी मुसीबतों से आए हैं। बहुत से कागजात थे जो हमने नए बनवाए हैं और वहाँ से हम इकट्ठे नहीं आए। ये अलहदा वीज़ा बनाकर आई है और मैं अलग से आया हूँ ताकि अमेरिका में हमारी शादी का पता न चल जाए। मैं बोली, बेटा तुमने ऐसा काम क्यों किया जिसके लिए इतनी मुसीबतें झेलना पड़ी तुमको? तुम कुछ बरस इंतज़ार ही कर लेते। जब ये बच्ची बड़ी हो जाती तब तुम इससे शादी कर लेते। तो वो कहने लगा, अम्मी मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता था। और मेरी बीवी पिंकी भी मुझसे बड़ा प्यार करती है। इसने मुझसे कहा था कि जल्द से जल्द निकाह करना है, तो फिर मैंने इसकी बात मान ली। मेरा बेटा कहने लगा, आपने तो यहीं पर इंटरव्यू शुरू कर लिया है, आप हमें घर आने का नहीं कहेंगी? कोई चाय पानी नहीं पूछेंगी? मैंने अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को देखकर परेशान हो गई थी, इसलिए कुछ भी पूछना याद नहीं रहा। तुम आओ, ये तो तुम्हारा ही घर है। मैं अपनी बहू और बेटे को सजे सजाए घर में ले आई थी। मेरा बेटा बहुत ही खुश लग रहा था, जबकि वो गोरी थोड़ी सी नर्वस थी, मगर खुशी उसके चेहरे पर भी थी। मैंने तमाम खाने अपने बेटे की पसंद के ही बनाए थे। मैंने उनसे कहा, तुम लोग मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ। मेरे बेटे ने कहा, ठीक है अम्मी, हमें भी बहुत भूख लगी है। जब तक वो फ्रेश हुए मैं खाने की मेज़ भर चुकी थी। मेरे बेटे और बहू ने खाना बहुत शौक से खाया। बेटा तो कह रहा था, अम्मी इतने अरसे बाद आपके हाथ का खाना खा रहा हूँ तो मेरी ज़बान को सुकून मिल रहा है, जबकि मेरी बहू को शायद मेरा खाना तीखा लग रहा था। वो बार बार पानी का गिलास पी रही थी। मैंने उससे माजरत की और बोली, बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम भी आ रही हो। अगर नदीम ने मुझे इत्तला दी होती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ फीका बना लेती। वो लड़की उर्दू भी जानती थी। उसने कहा, कोई बात नहीं। तो मैंने नदीम से पूछा, तुम्हारी बीवी को उर्दू कैसे आती है? तो वो कहने लगा, अम्मी इसने मेरे खातिर उर्दू लैंग्वेज का कोर्स किया है, इसको टूटी फूटी उर्दू आती है। उन दोनों की प्यार मोहब्बत की दास्तान सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी, लेकिन दिल ही दिल में मुझे धड़का लगा हुआ था कि ये गोरी मुझसे मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगी। मेरा बेटा अब की बार इसके साथ जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मैं ये सब उन पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हो जाता कि मैं उसकी बीवी का ख्याल नहीं रखती हूँ। खैर, खाना खाने के बाद बेटा कहने लगा, अम्मी अब मैं आराम करूँगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ अब रात हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। मेरा बेटा मेरा माथा चूमकर अपने कमरे में चला गया था, जबकि मेरी बहू भी उसके पीछे ही गई थी। मैं भी अपने कमरे में आकर बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई थी। मैं सोचने लगी थी कि मैंने अपनी सारी उम्र अपने शौहर के बगैर गुजारी और अब मुझे अपने बेटे से भी दूर रहना था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उस लम्हे को पछता रही थी जब मैंने अपने बेटे को अमेरिका जाने की इजाज़त दी थी। मुझे चाहिए था कि जिस रोज़ मेरा बेटा अमेरिका जा रहा था उस दिन मैं खुद को सीढ़ियों से गिरा लेती। बेशक मुझे कुछ चोटें आ जाती, लेकिन मेरा बेटा तो मुझसे दूर ना जाता। मगर मैंने अपनी एक पड़ोसन की बात मान ली थी। उसने मुझसे कहा था कि अपने बेटे को एक बार अमेरिका जाने दे दो, उसको मत रोकना, नहीं तो उसकी ये ख्वाहिश ज़िद का रूप इख्तियार कर लेगी, वो तुमसे मुतनफ़िर हो जाएगा। एक बार वो अमेरिका चला जाए तो फिर खुद ही जब वहाँ उसे मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगी तो दुम दबाकर वापस भाग आएगा। मैं अपनी पड़ोसन की बातों में आ गई थी और अब मैं उस वक्त को कोस रही थी जब मैंने उसकी बातें मान ली थी। मेरी फ़ोन पर नदीम के साथ अक्सर बात होती रहती थी, मगर उसकी किसी भी बात से मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो वहाँ पर शादी रचा कर बैठा है। उसने तो कभी मुझे ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। न जाने उसे क्या हो गया था कि वो साथ बीवी ले आया था। सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई थी। मुझे नींद आ रही थी। तभी मुझे मेरी बहू और बेटे के कमरे से अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी थी। पहले तो मैंने सर झटक दिया, सोचा कि मियाँ बीवी क्या पता बातें कर रहे हों, लेकिन फिर वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहू इस वक्त बहुत तकलीफ का शिकार हो। मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर गैर आरामदेह हो या कमरे में हवा का कोई मसला हो। मुझे जाकर उनसे पूछ लेना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठी और बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो झट से दरवाज़ा खुल गया था। मेरी बहू बड़ी परेशान खड़ी थी। मैंने उससे कहा, क्या बात है, ये कमरा पसंद नहीं आया क्या? तो वो झट से मेरे गले लग गई और बोली, नहीं, इस कमरे में मुझे घुटन का एहसास हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं अपने शौहर को लेकर वापस जाना चाहती हूँ। मैं कल सुबह ही अमेरिका वापस चली जाऊँगी। मैं यहाँ पर गुजारा नहीं कर सकती। मैं ये बातें सुनकर तो और परेशान हो गई थी, जबकि नदीम मुझे घूर रहा था। वो कहने लगा,
अम्मी, शादीशुदा बेटे के कमरे में रात के इस पहर आना क्या मुनासिब बात है। मैं उसकी बात सुनकर अपने आप में ही शर्मिंदा हो गई थी। मैं बोली, बेटा, तुम लोग यहाँ पर पहले दिन आए हो तो मुझे लगा कि कोई तकलीफ ना हो, इसी वजह से आ गई। तो मेरी बहू कहने लगी, आपने अच्छा किया यहाँ पर आकर, अब आप ही मेरी कोई मदद करें। तो मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, सुबह तुम्हारे लिए एसी का इंतजाम कर दूंगी, तुम बस यहाँ से जाने की बात मत करो। 3 साल बाद तो मेरा बेटा आया है, मेरा तो अभी उसे देखकर दिल भी नहीं भरा। तो मेरा बेटा बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, अब आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। मैंने सर हिला दिया। मैं कमरे में जाने लगी तो मेरी बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे वो मुझे रोकना चाह रही हो, लेकिन मेरे बेटे की आंखों में यही इशारा था कि आप यहां से चली जाएं। वहां पर मजीद रुकना मुनासिब नहीं था, इसीलिए मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मुझे हैरत हो रही थी कि न जाने मेरे वहां जाने पर मेरे बेटे को इतना बुरा क्यों लगा था। खैर मैंने सर झटक दिया और नींद की दवा खाकर सोने के लिए लेट गई थी, क्योंकि वैसे तो आज मुझे नींद आने वाली नहीं थी। यूं ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। सुबह उठकर मैंने अपनी बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया। अब तो मेरी बहू बड़ी खुश लग रही थी। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा यहां से जाने का इरादा तो नहीं है? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे यहां पर अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने अपनी बेटी से कहा, नदीम, तुम्हारी बीवी ठंडे मुल्क में रहने वाली औरत है, वो यहाँ गर्मी में गुजारा नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम आज जाकर एसी का बंदोबस्त कर लेना। तो मेरी बहू कहने लगी, नहीं नहीं आंटी, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं बस वैसे ही घबरा गई थी, अब मौसम ठीक है, मुझे गर्मी नहीं लगती। मैंने सर हिला दिया। खैर खाना खाने के बाद मेरी बहू अपने कमरे में चली गई तो मेरा बेटा मेरे पास बैठकर बातें करने लगा था। उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी और ये भी कहा था कि अब वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अपने बेटे से मिलकर बेइंतहा खुश थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है, बल्कि मुझे शायद उस दिन भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। मैं तो बेइंतहा खुश थी, लेकिन मैंने महसूस किया था जैसे मेरे बेटे में कोई बदलाव सा आया हो। वो मुझसे बात तो करता था, लेकिन खिंचा खिंचा रहता था और उसकी बातों से जालीपन साफ झलकता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे बात भी मुरव्वत में कर रहा हो। वो कुछ बदला बदला सा था। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ राब्ता किया तो मुझे कहने लगा, अम्मी, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, इतने अरसे बाद मिलूंगा तो मुझे खुशी होगी। और जाने से पहले वो मुझसे कह गया था कि मैं उसकी बीवी का ख्याल रखूं। नदीम घर से निकला तो उसकी बीवी मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो कुछ मुस्तरब सी लग रही थी। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा यहाँ पर दिल लग गया है क्या? उसने अज़बात में सर हिला दिया था। फिर वो कहने लगी, आंटी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं बोली, हाँ हाँ, एक छोड़ 1000 बातें पूछो। तो वो कहने लगी, आंटी, आपके मुल्क में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जाता है? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब, किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही हो? तो वो कहने लगी, औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है? वहाँ पर तो औरत का ही कानून चलता है, मर्द की मजाल नहीं है कि औरत की तरफ निगाह उठाकर भी देख ले। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पर हर चीज़ औरत की मर्जी से ही होती है। अगर मर्द थोड़ा सा बिगड़ जाए तो फौरन पुलिस आकर मर्द को सीधा कर जाती है। आप मुझे बताएं, क्या आपके मुल्क का भी ऐसा ही कानून है? मैंने अफसरदगी के साथ नफ़ी में सर हिलाया था और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काश हमारे मुल्क का कानून इतना अच्छा होता कि जो लड़कियां शादी के बाद कम जहेज लाने पर कत्ल की जाती हैं, उनकी जान ही बच जाती। तो वो लड़की बहुत परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, आप तो मुझे डरा रही हैं। मैं बोली, नहीं नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी सास भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और तुम्हारा शौहर भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आप मुसलमान हैं ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, हाँ हाँ, मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम भी मुसलमान होना चाहती हो? तो मेरी बहू ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली कि अभी मैं इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं हुई, पहले मैं अच्छी तरह इस दीन को जांचूंगी, फिर ही मैं कोई फ़ैसला लूँगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान कर दे। तो वो मुस्कुराती और उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा रात गए वापस आया था और सीधा अपने कमरे में चला गया था। जैसे ही वो कमरे में गया, मुझे बहू और बेटे की नोकझोंक की आवाज़ आने लगी थी। मैंने सर पकड़ लिया और सोचा कि मैं तो गुमान ही कर रही थी कि मेरा बेटा जब वापस आएगा तो मेरे घर में खुशियों का दौर दौरा होगा।
लेकिन अब तो ये नया मसला हो गया है। ये मियाँ बीवी तो सारा दिन झगड़ते रहते हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी बहू मेरे कमरे में आ गई थी। वो बेतहाशा घबराई हुई थी। उसने मेरे आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, आंटी आप तो मुसलमान है ना, खुदारा मुझे बचा ले। मैं बोली, बेटा क्यों, क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहने लगी, मुझसे सवाल जवाब मत करें, बस मुझ पर इतना रहम करें कि मुझे अपने कमरे में सुला लें। मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहती। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम फिक्र न करो, तुम यहीं पर लेट जाओ। मेरी बहू मेरे पास बैठ गई। तभी मेरा बेटा भी आ गया था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं आई? तो मेरी बहू कहने लगी, वहां पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आंटी का कमरा काफी कुशादा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर लेट गई हूँ। तो मेरा बेटा कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, उठकर आराम से अपने कमरे में आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब मैं बोली, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर बहू मेरे पास सोना चाहती है तो इसे सोने की इजाजत दो, गुस्सा मत करो। मुझे भी सारी जिंदगी बेटी की ख्वाहिश थी। अगर आज मेरी बहू बेटी बनकर मेरे कमरे में सोना चाहती है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? मेरे बेटे के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे, मगर फिर भी वो मेरी बात मानकर कमरे से बाहर चला गया था। और तब मेरी बहू के चेहरे पर सुकून के तासुरात आ गए थे। मैं बोली, बेटा क्या तुम दोनों के दरमियान में किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? तो मेरी बहू कहने लगी, जी ऐसा ही है। मैं बोली, अच्छा मुझे बताओ किस बात की लड़ाई है, मैं तुम दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करूंगी। तो मेरी बहू के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगी, प्लीज आप मुझसे ये सब मत पूछें, ये बात हम दोनों मियाँ बीवी की है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है बेटा, फिक्र न करो, मैं दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगी। मैं बोली, अगर तुम दोनों के दरमियान ऐसा लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो फिर तुम उसके साथ पाकिस्तान क्यों आ गई? तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने वालिदैन के पास ठहर जाती। तो पिंकी कहने लगी, अमेरिका में हम दोनों के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं थी। मेरे शौहर ने तो यहाँ पाकिस्तान आकर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव शुरू किया है। पहले तो मेरे शौहर ऐसा नहीं था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चुप कर गई थी। तो वो भी लेटकर अपना मोबाइल देखने लगी थी। मैं भी दवाई खाकर सोने के लिए लेट गई, मगर मुझे नींद नहीं आई थी। पहले बेटी की फिक्र और याद की वजह से नींद नहीं आती थी, लेकिन अब इन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से मेरा सुकून बर्बाद हो चुका था। मैं उनकी परेशानी में गिरफ्तार रहती थी। सारी रात यूं ही जागते जागते ही गुजर गई थी। सुबह होते ही मेरा बेटा मेरे कमरे में आ गया था। वो कहने लगा, अब तुम्हें तसल्ली हो गई है मेरी माँ के साथ लेटकर? आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ सोने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी बहू मुस्कुराकर कहने लगी, नदीम आपकी अम्मी बहुत प्यारी हैं, मुझे इनके साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर उसने पर्स में से कई $100 निकालकर मेरे बेटे की तरफ बढ़ा दिए थे, और मैं तो ये सब देखकर हैरानी रह गई थी, जबकि मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी के तासुरात आ गए थे। वो पैसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया था। ये मामला उन दोनों मियाँ बीवी का था, इसीलिए मैं खामोश ही रही थी। कल की तरह आज भी मेरा बेटा अपने दोस्तों की तरफ निकल गया था, और तब मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई। वो कहने लगी, आंटी मैंने महसूस किया है आपको सारी सारी रात नींद नहीं आती, आपको क्या बीमारी है? तो मैंने कहा, बस ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर टांगों में दर्द रहता है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आती। तो मेरी बहू मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, ये तो कोई बात ही नहीं, दरअसल मेरी अम्मी को भी यही मसला था और वो सारी रात सो नहीं पाती थी, मगर जब से उन्होंने ये दवाई इस्तेमाल करना शुरू की है उनकी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। उसने अपने पर्स से निकालकर दवाई की एक डब्बी मेरी जानिब बढ़ा दी थी। वो कहने लगी, आप भी एक गोली रात में खाइएगा, यकीन माने आप इतनी अच्छी नींद सोएंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। ये गोली नहीं, जादू है। मैंने अपनी बहू की बात सुनकर उससे वो गोली ले ली थी। रात जैसे ही वो गोली मेरे हलक से नीचे उतरी थी, मुझे सुकून हो गया था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई थी, और तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरी बहू कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, बेटा क्या बात है, क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, आप मुसलमान हैं, आप जिस खुदा को मानती हैं, आपको आपके खुदा का वास्ता मुझे अपने कमरे में जगह दे दें। मैंने आज फिर अपनी बहू की बात मान ली थी। मुझे पिंकी पर बहुत तरस आता था, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र लड़की थी। मैंने उससे कहा, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। उसके बेड पर लेटने से पहले ही मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब आँख खुली तो मेरी बहू कहने लगी,
आंटी, रात तो आप ठीक तरीके से सो गई थी ना? मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी गोली वाकई बहुत अच्छी है। मैंने तो पहले ही सुन रखा है कि दूसरे ममालिक की दवाइयों में बड़ा आराम होता है। अब मैंने ये बात खुद पर भी आजमा ली है। मेरी बहू अभी कुछ कहने ही लगी थी कि मेरा बेटा कमरे में दाखिल हो गया था। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे तो मेरी बहू जल्दी से उठकर बोली, नदीम, आपकी मम्मा बहुत प्यारी है। फिर उसने अपने पर्स से ढेरों पैसे निकालकर मेरे बेटे की जाने पढ़ा दिए थे और वो खुश हो गया था। मुझे हैरत होती, लेकिन मैं सर झटक देती कि ये कोई इतनी खास बात नहीं है। मगर ये सिलसिला तो चल ही निकला था। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए थे यही सब हो रहा था। अब मुझे शक होने लगा था कि मेरी बहू मेरी तारीफ क्यों करती थी। वो हर रात मेरे कमरे में सोने के लिए क्यों आती थी। रात वो मुझसे मदद मांगती तो फिर सुबह अपने शौहर के साथ इतनी खुशी खुशी बात कैसे करती। मेरा बेटा भी पैसे लेकर चुप कर जाता और कुछ न कहता। अब मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे थे। मैं सोचने लगी थी कि पहले तो कभी मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आई। मैं जब से बहू की दी हुई गोली खा रही हूं तब से तो सारी रात में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती। कहीं इसी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने सोच लिया था कि आज रात में गोली नहीं खाऊंगी और देखूंगी कि आखिर मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। वही हुआ। मैंने गोली नहीं खाई तो मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, मगर मैं यही जाहिर कर रही थी कि मैं सो गई हूं। जब मेरी बहू को इस बात की तसल्ली हो गई कि मैं गहरी नींद सो चुकी हूं तो वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई थी। मैं कुन अखियों से उसकी जानिब देख रही थी। उसने अपने पर्स से एक स्टैंड निकाला और उस पर मोबाइल सेट कर दिया। फिर वो मेरी जानिब आ गई थी और चेक कर रही थी कि क्या मैं मोबाइल के कैमरे में ठीक से आ रही हूं या नहीं। ये सब देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। न जाने मेरी बहू मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैं झट से उठ बैठी थी। मुझे जागता देखकर मेरी बहू के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। वो बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही थी। मैं चीख कर बोली, तुम ये क्या कर रही थी? मेरी बहू चुपचाप खड़ी थी। तब मैंने चीख चीख कर अपने बेटे को कमरे में बुला लिया और उससे कहा, देखो तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या कर रही थी। तो मेरी बहू बोली, वो बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही थी। आप मुझ पर गुस्सा मत करें, मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। आंटी, आपका शौहर इस वक्त कहाँ है? मैं बोली, तुम्हें इससे क्या सरोकार? तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करने चाह रही थी। तो वो कहने लगी, आंटी आप मुझे बताएं तो सही, फिर मैं भी आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगी। मैं बोली, जब मेरा नदीम 2 बरस का हुआ तो मेरे शौहर की जॉब चली गई थी। वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया चला गया था और तब से मुझे उसकी कोई खैर खबर नहीं आई। इसी वजह से मैं अपने बेटे को यूरोपीय ममालिक में नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मुझे इल्म है जो भी वहाँ जाता है वो हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाता है। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। पिंकी कहने लगी, आंटी दरअसल मैं इसी मकसद के तहत यहाँ पाकिस्तान आई हूँ। मेरे अमेरिका वाले घर के सामने ही एक ज़ईफ इंसान रहता था। वो तन्हा भी था तो मैं उनके पास कभी कभार चली जाया करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं पैसा कमाने ऑस्ट्रेलिया गया तो पीछे घर वालों को भूल ही गया। मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी, उससे शादी भी कर ली, मगर शादी के महज 3 माह बाद ही वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। यूं मैंने बहुत बार मोहब्बत की और बहुत बार नाकाम भी हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि असल वफाशुआर औरत तो वो थी जिसे मैं पाकिस्तान छोड़ आया था। फिर यूं हुआ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से ही नफरत हो गई। पाकिस्तान जा नहीं सकता था क्योंकि मैं अपने किए पर शर्मसार था, इसीलिए मैं अमेरिका में आकर बस गया। आंटी, वो मर्द कोई और नहीं बल्कि आप ही का शौहर था। उसने मुझे आपकी बहुत सी तस्वीर भी दिखाई थी। नदीम मेरा फेसबुक फ्रेंड था। मदर्स डे पर इसने आपकी तस्वीर फेसबुक पर लगाई तो मैं आपको देखकर दंग रह गई थी। मैंने नदीम को पाकिस्तान चलने के लिए मजबूर किया था। हम दोनों की शादी नहीं हुई, ये तो हमने आपसे झूठ बोला था। पाकिस्तान आकर मैंने नदीम को अपने मकसद के बारे में बताया तो वो खफा हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मैं आपकी एक झलक भी आपके साबिका शौहर को दिखाऊं, मगर मैं बहाना बनाकर रात भर आपके कमरे में लेटी रहती और आपके शौहर को आपकी वीडियो दिखाती रहती। वो आपको देखकर रोता रहता था। सुबह जब नदीम कमरे में आता तो मैं इसे बहुत से डॉलर्स थमा देती और कहती कि ये मैंने ऑनलाइन कमाए हैं। मैं रात भर काम करती रही लैपटॉप पर। मेरी बात सुनकर नदीम खुश हो जाता था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उसकी माँ का दीदार उसके बेवफा शौहर का नहीं करवाया। ये बातें सुनकर जहां मैं दंग थी, नदीम भी परेशान हो गया था। नदीम ने पिंकी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया।
तो मैंने नदीम को डांटा कि आज के बाद कभी ऐसी हरकत मत करना। खैर, पिंकी ने मुझसे कहा कि आप एक बार अपने शौहर से बात कर लें, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मगर मैंने अपने शौहर से कोई बात न की। वो मर्द जिसने मेरी जवानी रोल दी, जिसने मेरे बेटे का बचपना खराब कर दिया, अब उससे भला मैं क्या बात करती। पिंकी को नदीम ने वापस भेज दिया है, जबकि अब वो मेरे पास ही रहता है। अब आप ही बताएं, मैंने नदीम के अब्बू से बात ना करके अच्छा किया या बुरा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।